जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद एवं विभिन्न भागों के बारे में। तो पॉलिटिक में आज पढ़ेंगे संविधान यानी कि अनुच्छेद के बारे में। तो इसमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे पहले हम क्विक रिवीजन यानी कि अनुच्छेद को देखेंगे, यानी 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद देख लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अनुच्छेद के बाद देख लेंगे संविधान संशोधन। देखिए टोटल अनुच्छेद दिया हुआ है, तो टोटल अनुच्छेद को देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे, देखिए टोटल अनुच्छेद 359 तक हम देख लेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन दिया हुआ है और महत्वपूर्ण संशोधन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बाद देखेंगे। उसके बाद देख लेंगे भाग, और उसके बाद अनुसूची देख लेंगे। तो टोटल एक ही वीडियो में ये सब आज कवर कर लेंगे। और उसके बाद वन लाइनर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले जो भी वीडियो वन शॉट में डाला हुआ है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद पढ़ने के बाद देखिए वन लाइनर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर NTPC में देखिए पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, JEE में पूछा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, एक अनुच्छेद एक से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद जो है नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसमें है, अनुच्छेद 2 में है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 में है कि संसद जो है राज्य सीमाओं की बदल सकती है, यानी राज्य का जो सीमा रहता है उसको बदल सकते हैं, किसमें, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कि अनुच्छेद 4 में कहता है कि 2 और 3 के तहत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, किसमें कहता है, तो अनुच्छेद 4 में कहता है। तो ये 1 से लेकर 4 तक जो है ये भाग 1 में है, किसमें है, भाग 1 में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि 5 से लेकर 11 तक जो है ये भाग 2 में है, किसमें है, भाग 2 में है। इसको नागरिकता भी कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो नागरिकता का प्रावधान जो है किसमें है, अनुच्छेद 5 में है। नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 में है। जबकि भारत में प्रवासी नागरिकता किसमें है, तो अनुच्छेद 6 में है। जबकि पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो है अनुच्छेद 7 में है। आगे की विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है किसमें दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 8 में है। विदेश में जो रह रहा है उसके लिए 8 में, जबकि पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 7 में है। आगे देखिए कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यानी किसी भी देश का नागरिकता अगर आप उसे प्राप्त करते हैं या अपनाते हैं तो यह भारत का नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 9 में कहता है। आगे देखिए कि नागरिकता का निरंतरता, यह किस में है, अनुच्छेद 10 में है। आर्टिकल 10 में क्या कहता है, नागरिकता का निरंतरता होता रहेगा। अनुच्छेद 11 है कि संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है, अनुच्छेद 11 में। तो ये 5 से लेकर 11 तक जो था यह नागरिकता किसमें है, तो भाग 2 में, किसमें है, भाग 2 में है। अब देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक ये भाग 3 में आता है, किसमें आता है, भाग 3 में, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे देखिए कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो राज्य की परिभाषा जो है किसमें है, अनुच्छेद 12 में है। याद रखिएगा, आपको अनुच्छेद 1 से लेकर कम से कम 1 से लेकर 151 तक तो आपको कंठस्थ याद रखना ही रखना होगा। उसके बाद जो जो प्रमुख रहता है उसको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एग्जाम में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो वहाँ से अनुच्छेद यानी आर्टिकल पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये सब तो आर्टिकल नहीं पूछा जाता है। अब मौलिक अधिकार से कुछ रहता है, और फिर रहता है मौलिक कर्तव्य से, संघ से, राज्य से, ये सबसे अधिक रहता है। तो देखिए आगे देखिए कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अवैध होंगे। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून जो होगा अवैध होंगे, यह आर्टिकल 13 कहता है। और विधि के समझ समानता, यानी समानता जो होता है यह अनुच्छेद 14 में होता है। विधि के समझ समानता जो होता है यह होता है अनुच्छेद 14 में। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये 14 से 15 से 16 से 17 से 18 से, यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। जैसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करना, यह किसमें है, यह अनुच्छेद 15 में है। और रोजगार में अवसर, यानी अवसर की समानता किसमें है, तो अवसर की समानता 16 में है। जबकि विधि के समान समानता यह है 14 में, जबकि अवसर की समानता किसमें है,
दिया है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो आर्टिकल 17 में है। जबकि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, तो यह भी किसमें है? यह 15 में है। जबकि अस्पृश्यता बोल देगा तो वह हो जाएगा 17 में। आगे देखिए कि उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत, यह किसमें है? तो यह आर्टिकल 18 में है। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में है। आगे देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो यह आर्टिकल 19 में है। आगे देखिए कि अपराधों के प्रति सुरक्षा, अपराधों के प्रति सुरक्षा अनुच्छेद किसमें है? तो यह 20 में है। अपराधों के प्रति सुरक्षा जो है अनुच्छेद 20 में है। आगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है यह अधिकार किसमें है? तो यह आर्टिकल 21 में है। और 19 का ए बी सी जो रहता है ये आपको अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि एक में बताएंगे तो वह आज आपको नहीं रहेगा, अलग से बताएंगे। उसमें हम बताएंगे कि अनुच्छेद 19 का जो है वह ए बी सी किस किस के लिए है, अनुच्छेद 20 का या 21 का ए बी क्या है तो उसमें अलग से बताएंगे। इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता देंगे जिससे यह याद हो जाएगा। फिर दोबारा इसको देखिएगा, फिर दोबारा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अलग से यानी पूरा डिटेल से उसको कवर कर लेंगे। आगे देखिए कि अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा देता है। गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा किस आर्टिकल में है? तो वह आर्टिकल 22 में है। आगे देखिए कि मानव व्यापार और बलात् श्रम, बलात् श्रम से याद रखिएगा कि बलात् श्रम किसमें है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। और उसके बाद देखिए बाल श्रम, बाल श्रम और बलात् श्रम। बलात् श्रम में क्या होता है कि यह बंधुआ मजदूरी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी जो है 23 में है। जबकि बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम के बच्चे को कल कारखाना में काम नहीं किया जाएगा, यानी नहीं कराना चाहिए, ये किस में है? आर्टिकल 24 में है। उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में, किस में है? 25 में है। तो धार्मिक अनुच्छेद जो किस में है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 25 में है। आगे देखिए धार्मिक प्रचार में राज्य का योगदान नहीं होगा। धार्मिक, अगर आप धार्मिक प्रचार कर रहे हैं तो इसमें राज्य का योगदान नहीं होगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? तो यह आर्टिकल 27 कहता है। आगे की धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपना धर्म का शिक्षा जो है दे सकते हैं, यह कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये 28 कहता है। आगे देखिए अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण करना, यानी अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति का संरक्षण करेगा, यह आर्टिकल किस में कहता है? तो यह 29 में कहता है। किस में कहता है? 29 में। आगे देखिए कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं का अधिकरण करना, यानी अधिकार करना, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण का संस्था जो है उस पर अधिकार करना, यह आर्टिकल कौन कहता है? तो यह 30 कहता है। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 में है। जबकि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय का रुख करना, यह कौन सा कहता है? तो यह आर्टिकल 32 कहता है। 32 क्या है? तो यह इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? तो इसे आत्मा का दिया था, यानी आत्मा बोले थे कि मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय का रुख करना, यह आर्टिकल 32 कहता है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, जो कि उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय में इसे यूज किया जाता है। आगे की अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? तो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध करना, यानी अनुच्छेद किस में कहता है? तो यह 33 में करता है। आगे की मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो होगा वह आर्टिकल 34 करता है, कि मार्शल लॉ लगा रहेगा उसके दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, वह आर्टिकल 34 कहता है। फिर आर्टिकल 35 देखिए कि संसद को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति जो है किसमें है? आर्टिकल 35 में है। संसद को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति जो है आर्टिकल 35 में है। अब देखिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यह है मौलिक, यानी कि 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा करता है। यह भाग 4 में आता है। किस में आता है? भाग 4 में आता है। तो राज्य का यानी राज्य नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा जो है किसमें है? तो वो आर्टिकल 36 में है। आगे की निर्देशक तत्वों का अनुपालन करना, यह कौन करता है? तो आर्टिकल 37 कहता है। लोक कल्याण का संवर्धन, लोक कल्याण जो है किसमें है? तो यह आर्टिकल 38 में है। जबकि नीति के कुछ विशेष सिद्धांत जो है आर्टिकल 39 में है। ग्राम पंचायतों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है 39 और 40, तो ग्राम पंचायत जो है यह 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो है किसमें है? यह आर्टिकल 41 में है। कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 41 में है। काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति, यह आर्टिकल 42 में है। जबकि मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश जो है किसमें है? आर्टिकल 43 में है। मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश यानी छुट्टी लेने का जो अवकाश होता है यानी महिला के लिए, तो वह होता है आर्टिकल 43 में। आगे की नागरिक संहिता का एकरूपता, तो नागरिक संहिता जो है किसमें है? तो यह आर्टिकल 44 में है। जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का प्राप्ति करना, वह आर्टिकल 45 में है। आगे देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के हितों का संवर्धन जो है आर्टिकल 46 में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संवर्धन किसमें है? तो यह आर्टिकल 46 में है। आगे की पोषण स्तर का अध्ययन करना, यानी पोषण स्तर जो है यह किसमें है? आर्टिकल
47 में है, जबकि कृषि और पशुपालन जो है आर्टिकल 48 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस में है? तो आर्टिकल 48 में है। आगे देखिए कि स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, जो भी पुराने स्मारक है और जो स्थान है उसका सुरक्षा करना कौन करता है? तो आर्टिकल 49 करता है। जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता जो होता है किसमें होता है? तो आर्टिकल 50 में होता है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यह कौन करता है? तो आर्टिकल 51 कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना यह कौन करता है? तो आर्टिकल 51 कहता है। ये पढ़ें भाग 4। कौन सा पढ़ें? भाग 4, जिसमें यानी 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल था। 51 के क में इसमें नहीं दिया हुआ है, 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वह रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। ये भाग किस में है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जबकि अभी पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है कितना है? टोटल 11 है वर्तमान में। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह आर्टिकल किस में है? तो यह 52 में है। आगे की कार्यकारी शक्ति का निर्वहन जो है आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस में है? 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह 54 में है। जबकि निर्वाचन की पद्धति यानी क्रिया जो होता है निर्वाचन किस तरह से होना चाहिए, ये आर्टिकल 55 में है। आगे की राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्यकाल करेंगे, इसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 56 में है। पुनर्निर्वाचन, एक होगा निर्वाचन जो 55 में है, जबकि पुनर्निर्वाचन की पात्र जो होगा वह 57 में होगा। आर्टिकल किस में है? 57 में। आगे की राष्ट्रपति पद के लिए आहारता यानी खाली रखा जाएगा 58 यानी अनुच्छेद 58 में कहा गया है। आगे की राष्ट्रपति की शर्तें होंगे कि ये राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें जो होगा वह वर्णित किस में है? तो वह है आर्टिकल 59 में। जबकि राष्ट्रपति का शपथ होगा, शपथ से याद रखिए 60 यानी राष्ट्रपति का शपथ जो होगा वह अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा लगाया जाएगा यानी महाभियोग लगाया जाएगा वह आर्टिकल 61 में। जबकि है कि रिक्तियों की पूर्ति करना वह किस में है? आर्टिकल 62 में है। आगे की उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63 में है। जबकि उपराष्ट्रपति का कार्य जो है वह किस में है? आर्टिकल 64 में है। आगे देखिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य किस में वर्णित है? तो आर्टिकल 65 में। यानी राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे यानी अनुपस्थित रहेंगे तो उसके जगह कौन कार्य करेंगे? तो उपराष्ट्रपति। इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 65 में है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह आर्टिकल 66 में है। और कार्यकाल और पद त्याग जो वर्णित है किसमें है? आर्टिकल 67 में है। आगे की रिक्तियों की पूर्ति जो है आर्टिकल 68 में है। जबकि उपराष्ट्रपति का शपथ जो है किसमें है? 69 में है। 60 में किसका था? तो राष्ट्रपति का। और 69 में किसका है? उपराष्ट्रपति का शपथ है। आगे देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने का यानी कौन करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेगा, तो वह किसमें है? आर्टिकल 70 में दिया हुआ है। आगे की निर्वाचन विवाद जो होगा वह आर्टिकल किसमें है? तो वह है 71 में। क्षमा करने की शक्ति जो है किसमें है? तो 72 में। यानी राष्ट्रपति जो क्षमा करता है वह किसमें वर्णित है? तो वह आर्टिकल 72 में है। आगे की संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसमें है? तो वह आर्टिकल 73 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसमें है? तो आर्टिकल 73 में। जबकि मंत्री परिषद का गठन जो है आर्टिकल 74 में है। आगे की मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल जो है आर्टिकल 75 में है। जबकि महानुवादी बार बार पूछता है कि महानुवादी का वर्णन किसमें है? तो वह आर्टिकल 76 में है। आगे की संघ के कार्यकारी कार्यों का संचालन जो है आर्टिकल 77 में है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है किसमें है? आर्टिकल 78 में है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है आर्टिकल 78 में है। जबकि संघ के कार्यकारी कार्यों का संचालन किसमें है? तो आर्टिकल 77 में है। आगे की संसद का गठन जो है आर्टिकल 79 में है। संसद का गठन जो है आर्टिकल 79 में है। जबकि राज्यसभा का गठन जो है किसमें है? आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 में है। लोकसभा का गठन जो है आर्टिकल 81 में है। लोकसभा का गठन जो है आर्टिकल 81 में है। जबकि राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 में है। संसद का गठन जो है आर्टिकल 79 में है। इसको याद रखिएगा सरल से याद रखिएगा। स से होगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा। तो 80 यानी 79 80 81, ये हो जाएगा स हो जाएगा जो 79, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 81, याद रखिएगा सरल से। आगे देखिए आगे की परिसीमन जो है आर्टिकल 82 में है। संसद का कार्यकाल जो है किसमें है? आर्टिकल 83 में है। संसद के सदस्यों की आहारता जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 84 में है। जबकि संसद का अधिवेशन जो है आर्टिकल 85 में है। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार जो है किसमें वर्णित है? तो वह आर्टिकल 86 में है। जबकि संसद के प्रति राष्ट्रपति का संदेश जो है आर्टिकल 87 में है।
आगे संसद में मंत्रियों और महानुवादियों का अधिकार किसमें है, तो वो आर्टिकल 88 में है, जबकि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो है आर्टिकल 89 में है। आगे की उपसभापति का पद रिक्त होना यह किसमें है, तो वह आर्टिकल 90 में है, जबकि सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति होना यह किसमें वर्णित है, तो वह है 91 में। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति जो वर्णित किसमें है, तो आर्टिकल 91 में है। आगे की राज्यसभा के सभापति की शक्तियां जो किसमें है, तो आर्टिकल 92 में है। राज्यसभा के सभापति की शक्तियां जो है किसमें है, तो आर्टिकल 92 में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें वर्णित है, तो वह है 93 में। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना होगा, यह किसमें है, तो यह है 94 में। आगे की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति किस आर्टिकल में, तो वह है 95 में। आगे की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान करना, तो वह आर्टिकल 96 में है। सभापति और अध्यक्ष के वेतन जो है, सभापति और अध्यक्ष के यानी दोनों का वेतन किसमें है, तो आर्टिकल 97 में है। संसद का सचिवालय जो है, संसद का सचिवालय किसमें है, आर्टिकल 98 में है। संसद सदस्यों की शपथ जो है किसमें है, आर्टिकल 99 में है। और संसद में मतदान जो है आर्टिकल 100 में है। संसद की सदस्यता जो है आर्टिकल 101 में है। आगे की संसद के लिए अयोग्यता, संसद के लिए अयोग्यता जो है किसमें है, आर्टिकल 102 में है। योग्यता पर निर्णय आर्टिकल 103 में है। आगे संसद सदस्यों के रिक्त पद जो है आर्टिकल 104 में है। संसद सदस्यों की विशेषाधिकार जो किसमें, आर्टिकल 105 में है। आगे की संसद सदस्यों के वेतन, संसद के सभी सदस्यों का वेतन जो है किसमें वर्णित है, आर्टिकल 106 में है। और विधेयकों का परिचय जो है किसमें है, आर्टिकल 107 में है। अब देखिए संसद के बारे में, तो संयुक्त बैठक जो है यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो होगा अनुच्छेद 108 के तहत। आगे की धन विधेयक जो है किसमें वर्णित है, 109 में, जबकि धन विधेयक की परिभाषा जो है किसमें है, 110 में। आगे की राष्ट्रपति का स्वीकृति और प्रतिवर्तन जो है किसमें है, आर्टिकल 111 में है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 में है। वित्त विधेयक जो है आर्टिकल 113 में है, जबकि विनियोग विधेयक जो है आर्टिकल 114 में है। आगे की अनुदान संबंधित अतिरिक्त और अधिक विधेयक जो है किसमें, आर्टिकल 115 में है। और संचित निधि से व्यय जो है आर्टिकल 116 में है। संचित निधि से व्यय जो करना होता हुआ आर्टिकल किसमें वर्णित है, 116 में। गैर धन विधेयक जो है किसमें वर्णित है, तो आर्टिकल 117 में है। आगे की संसद की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 118 में है। और वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया जो है आर्टिकल 119 में है। संसद में भाषा यानी संसद में कौन कौन सी भाषा रहेगा, वह आर्टिकल 120 में है। आगे की न्यायालयों के यानी न्यायिक कार्यों पर चर्चा जो है वह किसमें है, तो 121 में है। आगे की संसद की कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा का निषेध किसमें है, तो वह आर्टिकल 122 में है। आगे की अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है, तो वह आर्टिकल 123 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान, वह आर्टिकल 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान जो चर्चा है किसमें, आर्टिकल 124 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है आर्टिकल 125 में है, जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है आर्टिकल 126 में है। आगे की अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, तो वह आर्टिकल 127 के तहत। आगे की पूर्व न्यायाधीशों का कार्य जो होता है वह किसमें वर्णित है, तो वह 128 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार जो है आर्टिकल 129 में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है आर्टिकल 130 में है। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो है आर्टिकल 131 में है, जबकि संविधान के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वह है आर्टिकल 132 में। आगे देखिए कि सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है अधिकार किसमें है, यह आर्टिकल 133 में है, जबकि आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है आर्टिकल 134 में है। आगे की न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है किसमें वर्णित है, आर्टिकल 135 में है, जबकि विशेष अनुमति याचिका जो है किसमें है, 136 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वालोकन जो है अनुच्छेद 137 में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार जो है आर्टिकल 138 में है। आगे की अन्य अदालतों से मामले स्थानांतरित करने की शक्ति जो है आर्टिकल 139 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय का अनुपूरक अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 140 में है। आगे की न्यायाधीश जो है वह आर्टिकल 141 में है। आगे की पूर्ण न्याय करने का शक्ति जो है आर्टिकल 142 में है, जबकि राष्ट्रपति की परामर्श जो है आर्टिकल 143 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय को सहायता करना वह आर्टिकल 144 में वर्णित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के नियम वाले जो है वह है आर्टिकल 145 में है। आगे की सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति आर्टिकल 146 में है, जबकि संविधान में परिभाषा जो है आर्टिकल 147 में है। आगे देखिए राज्य विधानमंडल, जैसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक यानी कैग जिसे बोलते हैं वह आर्टिकल 148 में है। और नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य जो क्या होगा वह आर्टिकल 149 में है। भारत की संचित निधि जो होगा वह आर्टिकल 150 के तहत होगा, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो होगा आर्टिकल 151 के तहत होगा।
आगे देखिए कि राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल 152 में वर्णित है, जबकि राज्यपाल का पद जो है आर्टिकल 153 में है। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है आर्टिकल 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 में है। आगे की राज्यपाल का कार्यकाल जो है आर्टिकल 156 में है और राज्यपाल पद के लिए आहर्त जो है आर्टिकल 157 में है। आगे की राज्यपाल के पद की शर्तें जो है आर्टिकल 158 में है और राज्यपाल की शपथ जो है आर्टिकल 159 में है। राज्यपाल का कर्तव्य यानी क्या क्या कर्तव्य होगा आर्टिकल 160 में वर्णित है, जबकि क्षमा करने की शक्ति जो है आर्टिकल 161 में है। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार जो है आर्टिकल 162 में है, जबकि मंत्रिपरिषद का वर्णन जो है आर्टिकल 163 में है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 164 में है। राज्य का महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 में है। राज्य के कार्यकारी कार्यों का संचालन जो है आर्टिकल 166 में है, जबकि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या क्या होगा आर्टिकल 167 में वर्णित है। आगे देखिए उच्च न्यायालय। राज्य विधानमंडल का गठन जो है आर्टिकल 168 में है, जबकि विधान परिषद का अनुमूलन यानी उन्मूलन या सृजन करना आर्टिकल 169 में है। आगे की राज्य की विधानसभा यानी राज्यों का विधानसभा होगा आर्टिकल 170 के तहत, और राज्यों की विधान परिषद भी होगा वह आर्टिकल 171 के तहत। आगे की राज्य की विधानसभा का कार्यकाल जो होगा आर्टिकल 172 के तहत बताया गया है, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता जो है आर्टिकल 173 में वर्णित है। आगे की राज्य विधानमंडल का विशेष अधिवेशन जो है आर्टिकल 174 में है, जबकि राज्यपाल का विशेष अधिकार जो है आर्टिकल 175 में है। आगे की राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल का संदेश जो होगा आर्टिकल 176 के तहत बताया गया है, जबकि राज्य विधानमंडल में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार जो होगा वह आर्टिकल 177 में वर्णित है। आगे की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होगा वह होगा आर्टिकल 178 के तहत, जबकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद जो रिक्त होगा वह आर्टिकल 179 में बताया गया है। आगे की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति जो होगा वह आर्टिकल 180 के तहत, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान जो होगा वह आर्टिकल 181 में वर्णित है। आगे की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का परिभाषा जो किसमें है तो आर्टिकल 182 में है, जबकि सभापति उपसभापति का पद रिक्त होगा वह होगा आर्टिकल 183 में। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति जो होगा आर्टिकल 184 में, जबकि विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के विरुद्ध मतदान जो होगा आर्टिकल 185 में। आगे की सभापति और अध्यक्ष के वेतन जो होगा आर्टिकल 186 में वर्णित है, जबकि राज्य विधानमंडल का सचिवालय जो होगा आर्टिकल 187 में वर्णित है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ दिलाई जाती है आर्टिकल 188 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल में मतदान करने का अधिकार जो होता है आर्टिकल 189 के तहत। आगे की राज्य विधानमंडल का सदस्यता जो होता है आर्टिकल 190 में वर्णित है, जबकि राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यता जो दर्शाया गया है आर्टिकल 191 में। आगे की योग्यता पर निर्णय होगा आर्टिकल 192 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के रिक्त पद जो होगा आर्टिकल 193 के तहत। आगे की राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार जो होता है आर्टिकल 194 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन जो होगा आर्टिकल 195 के तहत। आगे की विधेयकों का परिचय जो होगा 196 में वर्णित है, जबकि संयुक्त बैठक जो होगा आर्टिकल 197 के तहत। धन विधेयक जो है आर्टिकल 198 में बताया गया है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा जो बताया गया है अनुच्छेद 199 में। आगे देखिए राज्यपाल का स्वीकृति और प्रतिवर्तन जो है वह किस में वर्णित है तो आर्टिकल 200 में है, जबकि राज्यपाल द्वारा विचार हेतु राष्ट्रपति को भेजना होगा यह आर्टिकल 201 में वर्णित है। आगे की वार्षिक वित्तीय विवरण जो होगा आर्टिकल 202 में बताया गया है, जबकि वित्त विधेयक होगा आर्टिकल 203 के तहत। आगे की विनियोग विधेयक जो होगा वह आर्टिकल 204 के तहत, जबकि अनुदान संबंधित अतिरिक्त और अधिक विधेयक जो होगा आर्टिकल 205 के तहत। संचित निधि से व्यय जो होगा आर्टिकल 200 के तहत। आगे की गैर धन विधेयक जो होगा आर्टिकल 207 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया जो होगा आर्टिकल 208 के तहत। आगे की वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया जो होगा आर्टिकल 209 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल में भाषा जो है आर्टिकल 210 के तहत। आगे की न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा जो होगा आर्टिकल 211 के तहत, जबकि राज्य विधानमंडल की कार्यवाहिकों की न्यायिक समीक्षा का निषेध जो होगा आर्टिकल 212 के तहत। आगे की अध्यादेश जारी करना है तो वह बताता है आर्टिकल 213 के तहत। अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 213 के तहत। आगे देखिए राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति जो होता है वह होता है आर्टिकल 213 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आर्टिकल 214 के तहत। आगे की उच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार जो है आर्टिकल 215 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है आर्टिकल 216 के तहत। आगे की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है आर्टिकल 217 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद 124 का लागू होना जरूरी है, वह वर्णित है 218 में। आगे की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ जो होता है वह किस में होता है तो आर्टिकल 219 में वर्णित किया गया है। आगे देखिए
कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का अभ्यास करने का निषेध जो है आर्टिकल 220 में वर्णित है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है किस में वर्णित है, तो आर्टिकल 221 में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है वह आर्टिकल 222 में वर्णित है, जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है इसमें वर्णित है, वह अनुच्छेद 223 में वर्णित है। आगे की अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह किस में वर्णित है, आर्टिकल 224 में है। आगे की पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस में है, तो वह आर्टिकल 224 के ए में है। आगे की उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है किसमें है, तो वह अनुच्छेद 225 में है, जबकि उच्च न्यायालयों की विशेष अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 226 में। आगे की उच्च न्यायालयों की निगरानी अधिकारिता जो है अनुच्छेद 227 में, जबकि उच्च न्यायालयों में मामले स्थानांतरित करना वह है अनुच्छेद 228 में। आगे की उच्च न्यायालयों के कर्मचारी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 229 में है, जबकि संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय का अधिकारिता जो है अनुच्छेद 230 में है। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 231 में है। अब देखिए संघ राज्य के संबंध के बीच में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 11 के प्रावधानों का लागू होना यह कहता है अनुच्छेद 232, जबकि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 में कहा गया है। आगे की यानी जिला में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा अनुच्छेद 233 के तहत, जबकि अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति जो होगा वह होगा 234 के तहत। आगे की जिला न्यायालयों की नियंत्रण जो होगा वह किस में होगा, तो वह अनुच्छेद 235 में होगा। आगे की न्यायिक सेवा की परिभाषा जो है वह आर्टिकल 236 में है, और कुछ क्षेत्रों में प्रावधान लागू करने की शक्ति जो है वह आर्टिकल 237 में है। आगे की इस अनुच्छेद का निरस्त कर दिया गया है, यानी 238 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में, जिसे संघ क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है वह किस में है, तो आर्टिकल 239 में है, जबकि पांडिचेरी अब जिसे पुडुचेरी कहा जाता है में विधानमंडल और मंत्री परिषद होगा वह आर्टिकल 239 के ए के तहत। आगे देखिए दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद होगा वह अनुच्छेद 239 के ए में, जबकि ए के ए में, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानमंडल और मंत्री परिषद का निलंबन होगा वह आर्टिकल 239 के ए के बी में है। आगे देखिए संघ क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 239 के बी में वर्णित है, जबकि संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो होगा वह अनुच्छेद 240 के तहत। आगे की उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों का संघ क्षेत्रों में अधिकारिता जो होगा वह अनुच्छेद 241 के तहत। आगे की संघ क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 239 के ए, 239 के ए का ए, जबकि और 239 के ए का बी का अनुकरण करता है। अब देखिए कि परिभाषा जो है अनुच्छेद किसमें है, 243 में है। परिभाषा जो है इसमें अनुच्छेद 243 में है। आगे देखिए कि ग्राम सभा का वर्णन जो है वह 243 के ए में है, जबकि पंचायतों का गठन जो है 243 के बी में है। पंचायतों का गठन 243 का सी में भी है, जबकि पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया है वह 243 के डी में वर्णित है। पंचायतों का कार्यकाल जो है 243 के ई में है, जबकि पंचायतों के सदस्यों के लिए आहारता जो है वह किस में है, तो 243 के एफ में है। पंचायतों की शक्तियां और पदाधिकार और जिम्मेदारियां जो है अनुच्छेद 243 के जी में है। आगे की पंचायतों के वित्त के लिए वह अनुच्छेद किस में है, तो 243 के एच में है, और पंचायतों के लिए वित्त आयोग का जो बताया गया है वह वर्णित है 243 के आई में, जबकि पंचायतों का लेखा परीक्षण जो है किस में है, तो 243 के जे में है, जबकि पंचायतों के निर्वाचन जो है वह 243 के एक में वर्णित है। संघ क्षेत्रों में पंचायतों का गठन जो है वह आर्टिकल 243 के एल में है। अब देखिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन जो है वह 244 में वर्णित है। आगे की आदिवासी क्षेत्रों में स्वतः राज्य का गठन करना वह 244 के ए में वर्णित है। आगे देखिए संघ और राज्य के बीच यानी राज्यों के बीच संबंध, जिसे है संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति जो है वह 245 में वर्णित है। संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति जो है 245 में वर्णन है। आगे की विषयों की सूची जो है वह आर्टिकल 246 में वर्णित है, जबकि संसद की अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 247 में वर्णित है। आगे संसद की विशेष विधायक शक्ति जो है अनुच्छेद 248 में, जबकि राष्ट्रीय हित में संसद का विधायी अधिकार जो है वह किस में है, 249 में वर्णित है। आगे की आपातकाल के दौरान संसद की विधायी शक्ति जो है वह अनुच्छेद 250 में वर्णित है, जबकि संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में असंगत का वर्णन जो है 251 में वर्णित है। आगे की दो या अधिक राज्यों की सहमति पर संसद की विधायक शक्ति किसमें वर्णित है, तो वह आर्टिकल 252 में वर्णित है। आगे की अंतर्राष्ट्रीय विधियों को लागू करने की संसद के यानी किसके पास शक्ति है, तो वह अनुच्छेद 253 में वर्णित है। संघ और राज्य के कानूनों में असंगति जो है वह अनुच्छेद 254 में वर्णित है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून की वैधता का प्रभाव होगा वह है अनुच्छेद 255 में वर्णित है।
आगे देखिए कि वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद, जैसे संघ और राज्य के कर्तव्य जो होगा वह अनुच्छेद 256 में वर्णित है, और राज्य में संघ के निर्देशन जो होगा वह होगा अनुच्छेद 257 में वर्णित है। संघ के कर्तव्यों का राज्य को यानी राज्यों को योजना जो होगा वह अनुच्छेद 258 में वर्णित है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति की संघ के क्षेत्राधिकार में राज्यपाल की सहायता होगा यानी सहायता किया जाएगा, तो वह अनुच्छेद 259 में वर्णित है, जबकि विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन जो है वह अनुच्छेद 260 में वर्णित है। सार्वजनिक कृतज्ञों पर पारस्परिक मान्यता जो है वह अनुच्छेद 261 में वर्णित है। आगे की भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे कि अंतर्देशीय जल विवाद, वह अनुच्छेद 262 में वर्णित है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद जो है वह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। आगे की इस भाग के लिए परिभाषा यानी किसी भाग के लिए परिभाषाएं जो है अनुच्छेद 264 में है। कर केवल विधि द्वारा लिया जाएगा वह अनुच्छेद 265 में वर्णित है। भारत की संचित निधि होगा वह है अनुच्छेद 266 में, जबकि आकस्मिक निधि जो है उसका वर्णन 267 में है। शुल्क यानी सीमा शुल्क जो रहता है वह अनुच्छेद 268 में वर्णित है, जबकि राज्य के कराधान जो होगा वह अनुच्छेद 269 में है। संघ द्वारा कर होगा वह अनुच्छेद 270 में वर्णित है, जबकि कर में भार होगा वह अनुच्छेद 271 में वर्णित है। संघ के करों का संग्रहण होगा वह अनुच्छेद 272 में वर्णित है, जबकि राज्यों का अनुदान होगा वह अनुच्छेद 273 में वर्णित है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुज्ञा होगा वह होगा अनुच्छेद 274 में वर्णित है, जबकि राज्य को अनुदान यानी राज्यों का अनुदान जो होगा वह अनुच्छेद 275 में वर्णित है। आगे की व्यवसाय व्यापार या रोजगार पर कर अनुच्छेद 276 में वर्णित है, जबकि पूर्व विद्यमान कर वह अनुच्छेद 277 में वर्णित है। आगे की वित्त आयोग 278 में वर्णित है, जबकि संघ वित्त आयोग है वह अनुच्छेद 279 में वर्णित है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 में, जबकि वित्त आयोग की सिफारिश जो है अनुच्छेद 281 में। संघ और राज्य के विवेकाधीन अनुदान जो है अनुच्छेद 282 में है। संचित निधि का नियंत्रण जो है अनुच्छेद 283 में है। सार्वजनिक धन का भंडारण जो है वह अनुच्छेद 284 में है। संघ संपत्ति पर कर वह अनुच्छेद 285 में है। अंतर्राज्यीय व्यापार जो है अनुच्छेद 286 में है। विद्युत पर कर जो है 287 में वर्णित है। आगे संघ कर से मुक्त यानी संघ कर से मुक्त जो है अनुच्छेद 288 में वर्णित है, जबकि राज्य संपत्ति पर संघ का कर जो होगा वह है अनुच्छेद 289 में वर्णित है। आगे की विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 290 में बोला गया है, जबकि पूर्व शासकों को वार्षिक भुगतान करना होगा वह अनुच्छेद 291 में वर्णित है। संघ की उधारी जो होगा वह अनुच्छेद 292 में वर्णित है। आगे देखिए वित्त संबंधी अनुबंध और बाद, जैसे कि अनुच्छेद 293 में है कि राज्यों की उधारी होगा, जबकि भारत संघ और राज्य की संपत्ति का उत्तराधिकार जो होगा यह किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 294 में। पूर्व प्रांतों की संपत्ति और योग्यता जो है अनुच्छेद 295 में है, और पूर्व विरासत जो है अनुच्छेद 296 में है। समुद्री संपत्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 297 में है। व्यापार और सेवाओं के अनुबंध जो है 298 में वर्णित है। संघ और राज्य के अनुबंध जो है अनुच्छेद 299 में वर्णित है, जबकि संघ और राज्यों पर बाद जो है अनुच्छेद 300 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 301 में वर्णित है। आगे देखिए व्यापार वाणिज्य और समागमों का संरक्षण, जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 301 में वर्णित है यानी 301 में वर्णित है, जबकि संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 302 में वर्णित है। आगे की वाणिज्यों को भेदभाव पर प्रतिबंध वह अनुच्छेद 303 में वर्णित है, जबकि राज्य द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध और कर लगाना अनुच्छेद 304 में वर्णित है। आगे की पूर्ववर्ती कानून और राज्य किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 305 में है, जबकि निरस्त जो है वह अनुच्छेद 6 में वर्णित है यानी अनुच्छेद 306 के में वर्णित है। आगे की वाणिज्यिक निरीक्षण की नियुक्ति जो है वह है अनुच्छेद 307 में वर्णित है। आगे देखिए कि इस भाग की व्याख्या यानी 308। आगे की संघ और राज्य की सेवाओं की भर्ती और शर्तें जो है अनुच्छेद 309 में है, जबकि भारत के संघ और राज्यों की सेवा जो है अनुच्छेद 310 में है। संघ और राज्य के कर्मचारी जो है अनुच्छेद 311 में है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह अनुच्छेद 312 में है। आगे की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 312 के ए में है। आगे की पूर्ववर्ती सेवाएं और पद जो है वह किस में है, तो अनुच्छेद 313 में है, जबकि 314 क्या है, यह निरस्त है। आगे देखिए कि न्यायपालिका से संबंधित सेवाएं जो है उसके बारे में, जैसे लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है, जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 316 में है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत, जबकि लोक सेवा आयोग की भर्ती और सेवाएं शर्तें जो है वह अनुच्छेद 318 में है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अन्य पद पर धारण करना अनुच्छेद 319 में वर्णित है।
आगे देखिए कि लोक सेवा आयोग का कर्तव्य जो होगा अनुच्छेद 320 के तहत, जबकि अतिरिक्त कार्य जो होगा लोकसभा का वह अनुच्छेद 321 में वर्णित है। लोक सेवा आयोग का व्यय होगा जो हुआ है अनुच्छेद 200 यानी 322 में, जबकि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो होगा वह अनुच्छेद 323 में है। आगे देखिए कि प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के ए में है, जबकि अन्य अधिकरण जो है वह अनुच्छेद 323 के बी में है। अब देखिए चुनाव आयोग यानी कि 324 में, जबकि चुनाव के लिए एक सामान्य निर्वाचन सूची 325 में वर्णित है। वयस्क मताधिकार यानी इसको याद रखिएगा 3 दूना 6 यानी 3 दूना 6 यानी 326 में मताधिकार का अधिकार है। आगे की संसद की चुनाव संबंधित विधायक शक्ति जो है अनुच्छेद 327 में है, जबकि राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधित विधायक जो है शक्ति जो है किस में वर्णित है, तो 328 में वर्णित है। आगे की चुनाव संबंधित न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो वह आर्टिकल 329 में है। किसमें है, 329 में। आगे देखिए कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण जो है वह आर्टिकल 330 में वर्णित है। आगे की एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो करता है तो वह आर्टिकल 331 में वर्णित है। आगे की राज्य विधानमंडलों यानी राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है आर्टिकल 332 में है। आगे की एंग्लो इंडियन समुदाय के का राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व जो करेगा वह आर्टिकल 333 के तहत करेगा। आगे की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि जो है वह किसमें है, तो आर्टिकल 334 में वर्णित है। आगे देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा जो यह किसमें है, तो आर्टिकल 335 में है, जबकि एंग्लो इंडियन समुदायों की सेवाएं एवं आरक्षण किसमें है, तो वह है आर्टिकल 336 में। शिक्षा में एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान जो किसमें है, तो वह आर्टिकल 337 में है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किसमें है, तो वह आर्टिकल 338 में है। आगे की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किसमें है, तो वह आर्टिकल 338 के ए में है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है, तो वह आर्टिकल 339 में है। आगे की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के संबंध का आयोग किसमें वर्णित है, तो वह आर्टिकल 340 में है। आगे की अनुसूचित जातियाँ के लिए वर्णित किसमें है, तो वह आर्टिकल 341 में है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वह आर्टिकल 342 में है। अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, आगे याद रखिएगा। आगे की संघ की राजभाषा जो है आर्टिकल 343 में, जबकि राजभाषा का योग है वह 344 में है। राज्यों की राजभाषा जो है आर्टिकल 345 में है, जबकि राज्य के बीच यानी राज्यों के बीच संघ के साथ संवाद की भाषा जो है आर्टिकल 346 में है। किसी भाषा को अधिकृत करने का विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 347 में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और विधायकों की भाषा जो है आर्टिकल 348 में है। आगे के अनुच्छेद 348 के लिए विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 349 में दिया गया, जबकि नागरिकों की भाषीय शिकायतों के निवारण का अधिकार जो दिया गया आर्टिकल 350 में दिया गया है। आगे की प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है आर्टिकल 350 के ए में है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार जो है आर्टिकल 350 के बी में है। हिंदी भाषा का प्रचार जो है आर्टिकल 351 में है, जबकि आगे देखिए आपात उपबंध यानी कि राष्ट्रीय आपात जो है किसमें वर्णित है, तो वह 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह किसमें है, तो आर्टिकल 352 में वर्णित है, जबकि आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति जो है किसमें होता है, तो आर्टिकल 353 के तहत होता है। आगे की आपातकाल के दौरान वित्तीय प्रावधान जो दिया गया है वह आर्टिकल 354 के तहत दिया गया है, और राज्यों की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य जो होगा वह आर्टिकल 355 में कहा गया है। आगे की राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना तो आर्टिकल 356 में है, जबकि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह आर्टिकल 357 के तहत। आगे देखिए आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है तो वह आर्टिकल 358 के द्वारा, जबकि आपातकाल के दौरान जो है वह होता है आर्टिकल 359 के द्वारा। तो टोटल हम अनुच्छेद आज कवर कर लिए हैं जो 1 से लेकर 359 तक हो गया है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि डायरेक्ट आर्टिकल से ही पूछा जाता है। तो इसी में कुछ छूटा होगा, जैसे 19 का ए बी और 20 का 21 का, इस तरह से छूटा होगा 39 का। तो ये सब छूटा है जो कि मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं दिया हुआ था। तो अगला वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरा कवर करा देंगे। तो जो भी इसमें आर्टिकल हम आज बताए हैं उसको दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल जो पढ़ाएं आज ये क्विक रिवीजन ही था। तो आप लोग वीडियो में अभी तक बने होंगे। तो ये क्विक एग्जाम रिमाइंडर था, जिसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो आता है तो उसमें 359 तक हम कवर कर लिए हैं। यानी इस बुक में जो दिया हुआ था वह आपको हम कवर करवा दिए हैं। और इसके बाद हम इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और भाग और अनुसूची और संशोधन जो है वह बचा हुआ है, तो वह आपको कवर करा देंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो
इसीलिए अगला वीडियो का वेट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।